हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RRM क्लासेस। इस वीडियो में DLED सेकंड सेमेस्टर विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पेपर जो 2023 में हुआ था उसके लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। तो चलिए हम इसके महत्व देख लेते हैं। तो पहले हम शिक्षा की अवधारणा का मतलब क्या होता है उसके विषय में जान लेते हैं। तो शिक्षा की अवधारणा का मतलब है किसी व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करना। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का विकास होता है। शिक्षा के जरिए व्यक्ति को सामाजिक मानदंडों में शामिल किया जाता है। शिक्षा का मकसद व्यक्ति को परिपूर्ण बनाना है। अब हम शिक्षा की अवधारणा को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा से व्यक्ति का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा से व्यक्ति को समाज में शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट है, शिक्षा से व्यक्ति की जन्मजात शक्तियाँ विकसित होती हैं। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा से व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। और अगला पॉइंट है, शिक्षा से व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनता है। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षा से व्यक्ति की वाणी, विवेक, सामाजिकता और सृजनशीलता विकसित होती है। शिक्षा से व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति का ज्ञान और कौशल बढ़ता है। तो ये शिक्षा की अवधारणा हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस पेपर का जो अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो थोड़ा सा हम निःशुल्क शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद ने पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और जो ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया गया था, तो इस अधिनियम के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। तो हम देखेंगे इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और इसका अगला पॉइंट है, विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है। इसका अगला पॉइंट है, निजी स्कूलों को 6 से 14 साल के 25% गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा। और अगला पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को रोका नहीं जा सकता। और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले हर बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका अगला पॉइंट है, शिक्षा का पाठ्यक्रम देश के संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। और अगला और आखिरी पॉइंट है, एडमिशन प्रक्रिया में लाल फीताशाही कम की जाएगी। तो ये हो गई हमारी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो इस पेपर का जो अगला प्रश्न था, फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो हम फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उसको आगे देखेंगे। फ्रॉवेल के मुताबिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। तो पहला उद्देश्य है, बच्चों को अपने दैवी स्वरूप और दुनिया की आत्मिक एकता का एहसास कराना। और जो दूसरा उद्देश्य है, बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक विकास करना। तीसरा उद्देश्य है, बच्चों को सामाजिक और नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना। और अगला उद्देश्य है, बच्चों का चारित्रिक विकास करना और बच्चों को पवित्र जीवन जीने की ओर प्रोत्साहित करना। अगला उद्देश्य है, बच्चों को स्वतंत्र और उन्मुक्त प्राकृतिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना और बच्चों की कल्पना को उत्तेजित करना। तो ये फ्रॉवेल शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम देखेंगे फ्रॉवेल शिक्षा के सिद्धांत। तो जो पहला सिद्धांत इसमें दिया गया है, शिक्षा में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करके बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए अवसर देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, बच्चों को बाहरी शिक्षा देनी चाहिए, खास तौर पर प्रकृति की सैर और बागवानी करानी चाहिए और खेल के जरिए सीखना और प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षित करना चाहिए। और इसका जो आखिरी सिद्धांत है वो है, बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न में हमने फ्रॉवेल की शिक्षा के उद्देश्य भी देख लिए हैं और सिद्धांत भी देख लिए। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 34, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। अब हम जानेंगे बुनियादी शिक्षा क्या है।
बुनियादी शिक्षा का मतलब है किसी बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा किसी व्यक्ति और राष्ट्र के भविष्य का आधार होती है। बुनियादी शिक्षा में प्रारंभिक, बचपन और प्राथमिक शिक्षा शामिल हैं। अब हम बुनियादी शिक्षा के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहली बात है, बुनियादी शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। और इसमें जो दूसरी बात कही गई है, बुनियादी शिक्षा में साक्षरता, सामान्य ज्ञान और जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है। और जो अगली बात है, वो बुनियादी शिक्षा में छात्रों के नैतिक और चारित्रिक विकास पर जोर दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा में छात्रों को कुछ धनोपार्जन भी करने की प्रेरणा दी जाती है। बुनियादी शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किसने की, ये भी हम देख लेते हैं। भारत में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने वर्धा में मूलभूत शिक्षा योजना की शुरुआत की थी। इसे नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमने बुनियादी शिक्षा को देखा है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। इस पेपर का जो अगला प्रश्न है 35 नंबर का, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक समाज में सामाजिक परिवर्तन का वाहक और प्रतिनिधि होते हैं। वे समाज को राह दिखाते हैं और सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि शिक्षक समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या अहम भूमिका निभाते हैं। तो वे ज्ञान देते हैं और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं। वे छात्रों और अभिभावकों को प्रेरित करते हैं। वे रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। वे बच्चों के समग्र विकास में भूमिका निभाते हैं। वे शांति के प्रवर्तक, सपनों को साकार करने के लिए प्रेरक और समुदायों के निर्माता भी हैं। वे सक्रिय नागरिकता और सामुदायिक सेवा में संलग्नता को प्रोत्साहित करते हैं। वे सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का पोषण करके अगली पीढ़ी को सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि शिक्षकों की सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका होती है। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो इस पेपर का जो अगला प्रश्न है 36 नंबर, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। इसमें हम थोड़ा सा औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। औपचारिक शिक्षा में नियोजित पाठ्यक्रम होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में यह भूमिका नहीं होती। औपचारिक शिक्षा में प्रमाणन मिलता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। वैसे देखा जाए तो ये भी अंतर ही है। अब हम देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो इसमें जो पहला अंतर दिया गया है, औपचारिक शिक्षा में नियोजित पाठ्यक्रम होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षक या शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। औपचारिक शिक्षा में प्रमाणन मिलता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। ये हम ऊपर देख चुके हैं। औपचारिक शिक्षा सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा कौशल और ज्ञान को वास्तविक वातावरण में लागू करने की अनुमति देती है। औपचारिक शिक्षा कक्षा आधारित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक और आजीवन सीखने पर आधारित होती है। तो ये हमने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में जो अंतर होता है वो देखा है। तो अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस पेपर का जो अगला प्रश्न है 37 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। अब हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। जैसा कि हम पहला उपाय देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, घर में धुआं रहित ईंधन का इस्तेमाल करें, वाहनों में फिल्टर लगाएं, पॉलीथीन की जगह कागज़ या कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें, पानी की बर्बादी ना करें, आतिशबाजी कम करें, मल मूत्र गोबर और पौधों के अवशेषों को गड्ढे में डालें, शोरगुल वाली गतिविधियों से बचें, कम शोर वाले वाहन चुनें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ऊर्जा का बचाव करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, कचरे का सही निपटान करें। प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं, जैसे खतरनाक और अन्य अपशिष्ट
प्रबंधन यानी HWM नियम, ई कचरा नियम और जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम। तो ये हमने पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय देखे। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो इस वीडियो का जो अगला प्रश्न है 38 नंबर, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो हम देखने वाले हैं शिक्षा और समाज के बीच का संबंध। शिक्षा और समाज के बीच का संबंध बहुत करीबी है। शिक्षा समाज को कई तरह से प्रभावित करती है और समाज भी शिक्षा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा और समाज के बीच संबंध। शिक्षा से समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता आती है। और इसका जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, शिक्षा से असमानता कम होती है और लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है। और तीसरा है, शिक्षा से मूल्यों का हस्तांतरण होता है और समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। शिक्षा से लोगों में सम्मान, समावेशन और सहिष्णुता बढ़ती है। शिक्षा से नवाचार को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। शिक्षा से समाज के उत्तरदायी और प्रभावी लोग बनते हैं। शिक्षा से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के प्रति आदर विकसित होता है। तो इस वीडियो का जो अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, विवेचना कीजिए। अब हम जानेंगे मानवीय मूल्यों के बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा सा मानवीय मूल्य के बारे में जान लेते हैं। लिखा है कि मानवीय मूल्य वे सद्गुण हैं जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। ये मूल्य हमें सही और गलत का फैसला लेने में मदद करते हैं। मानवीय मूल्यों से समाज और मौलिक अच्छाई बढ़ती है। यहाँ पर मानवीय मूल्यों के उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से हैं मानवीय मूल्यों के उदाहरण? दया, ईमानदारी, वफादारी, प्रेम, शांति, सहानुभूति, सत्य, सम्मान, स्वीकृति, विचारशीलता। अब हम मानवीय मूल्यों के महत्व को देखेंगे। मानवीय मूल्यों का महत्व, तो इसका पहला पॉइंट दिया गया है। लिखा है कि मानवीय मूल्य हमें सद्भाव में रहने में मदद करते हैं। ये मूल्य तनाव कम करने में भी मदद करते हैं। मानवीय मूल्य हमें दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। ये मूल्य हमें अपने लिए सही फैसले लेने में मदद करते हैं। ये मूल्य एक मजबूत चरित्र के निर्माण में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मानवीय मूल्यों को। अब हम देखेंगे मानवीय मूल्यों का ह्रास। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक संक्रमण के दौर में मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, व्यक्ति के स्वार्थ उसके जीवन को ज़्यादा उलझाऊ बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ हमने मानवीय मूल्यों के बारे में कुछ पॉइंट देखे हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता दी गई है, इस नीति में देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचा अपनाने का प्रावधान था। इस नीति में महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर जोर दिया गया। तीसरी विशेषता है, इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो चौथी विशेषता है, इस नीति में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में बच्चों को स्कूलों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और इस नीति की जो अगली विशेषता है, इस नीति में शिक्षा के सभी चरणों के लिए न्यूनतम स्तर तय करने का प्रावधान था। इस नीति में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इस नीति में लड़के लड़कियों की शिक्षा के भेदभाव को कम करने की नीति पर अमल करने का प्रावधान था। इस नीति में मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान था। इस नीति के तहत राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षा परिषदों का गठन किया गया।